बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक अहमद सिद्दीकी है और मैं आप तमाम लोगों को वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड की इस कॉर्पोरेट इन्वेस्टर ब्रीफिंग में खुशामदीद कहता हूँ। Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Farooq Ahmed Siddiqui, and on behalf of Wafi Energy Pakistan Limited, I welcome you all to the corporate investor briefing of Wafi Energy Pakistan. Ladies and gentlemen, safety has always been our priority. So we will be beginning with the safety briefing first. Today, we do not have any fire drill planned. So in case of any fire alarm, we will consider it real and we will evacuate this building. There are two exits of this auditorium, one at the front, which is on my left-hand side, and one at the back. So, आज हमारी कोई फायर ड्रिल प्लान नहीं है। अगर हम कोई भी हंगामी ऐलान सुनते हैं तो उसको हकीकी तस्वुर किया जाएगा और हम ये बिल्डिंग इवैक्यूएट करेंगे और असेंबली एरिया जो कि निचली मंजिल पे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, हम वहाँ पे तमाम लोग असेंबल होंगे। इस बिल्डिंग के दो खारजी रास्ते हैं, एक जो कि फ्रंट पे है, हम उसको यूज़ करेंगे, या फिर जो कि हमारा बैक हैंड गेट है जिससे हम दाखिल हुए हैं, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल के नतीजे में हमारे रज़ाकार आपको इसके ऊपर असिस्ट कर रहे होंगे। So now we will be formally beginning our proceeding with the recitation of Holy Quran. For this, I would like to call Mr. Dawood Ravda. Mr. Dawood Ravda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह दाऊद। इससे पहले कि हम अपनी आज की इस इन्वेस्टर ब्रीफिंग का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को आज के एजेंडा से आगाह किया जाए। सबसे पहले हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स शेयर करेंगे हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर। उसके बाद हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपना पैगाम हमें शेयर करेंगे। इसके बाद हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टर जनाब जावेद अख्तर साहब से हम फ्यूचर की हाइलाइट्स और फ्यूचर की इंसाइट्स के बारे में जानेंगे। सेशन के आखिर में हमारे पास सवाल जवाब का मौका होगा। तो हम अपनी आज की इस इन्वेस्टर मीटिंग का आगाज करते हैं। So, I would like to share the agenda briefly with you before we formally proceed our meeting. First of all, there will be financial highlights here by our financial controller. It will be followed by a message from our CEO. Then our principal investor will be sharing the future highlights with us. Towards the end, there will be a question and answer session. So now I will be inviting our financial controller to share the highlights of how we are doing. So I would like to invite Mr. Omar Abis. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Farooq. So, once again, welcome all. मेरा नाम उमर आबिस है and I'm the financial controller of the company. Last year जब हम यहाँ पे मिले थे तो हम Shell पाकिस्तान थे. Today we stand as Wafi Energy Pakistan. Carry forward a proud legacy with new ambition, new energy and a new identity. I welcome you all to the first ever corporate briefing of Wafi Energy Pakistan. एंड जैसे कि फारूक ने बताया, आज हमारे दरमियान नॉर्मली कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस में ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो एक सेशंस कंडक्ट करती हैं, बट आज हमारे दरमियान मिस्टर जावेद अख्तर भी मौजूद हैं जो कि हमारे प्रिंसिपल शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड असिस्टेंट चेयरमैन ऑफ सियाद ग्रुप हैं. थैंक यू जावेद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस.
हमेशा की तरह हमारा पैक जो है हमने अपलोड कर दिया था बोथ PSX की वेबसाइट पे भी एंड जो हमारी अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट है उस पे भी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा पैक पे. एंड आई नो यू ऑल आर ईगर टू हियर फ्रॉम अवर मैनेजमेंट एंड मिस्टर जावेद हिमसेल्फ, सो लेट्स कैरी ऑन. थोड़ा सा हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि क्या रहा पिछले 1.5 साल की हमारी जर्नी कैसे रही. आप सबको याद होगा कि जून 2023 में शेल ने अनाउंस किया कि दे आर डाइवेस्टिंग फ्रॉम देयर पाकिस्तान ऑपरेशंस. आई नो ये मैसेज काफ़ी मिक्स मैसेज था, काफ़ी लोगों ने इसको अलग तरीके से इसको रिलेट किया. अक्टूबर नवंबर 2023 के दरमियान हमें एक न्यूज़ पता चली कि वाफी एनर्जी पाकिस्तान जो कि असियात ग्रुप के एसोसिएट है, उसने एक SPA शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया है शेल के साथ, जिससे उनका हमें पता चला कि उनका जो है पाकिस्तान के बारे में विजन क्या है एंड उनका एतमाद जो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर में और इस कंपनी में कितना है. ठीक 1 साल बाद तकरीबन अक्टूबर 2024 में एक्विजिशन कंप्लीट हो गया. ये 1 साल आसान नहीं था. ये 1 साल के दौरान मल्टीपल जो है रेगुलेटरी अप्रूवल्स थे, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी एक पूरी, जिसमें आपके सिस्टम की ट्रांजिशन प्रोसेसेस की जर्नी थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो गया. एंड नाउ वी स्टैंड हियर एज वाफी एनर्जी पाकिस्तान, अ प्राउड लाइसेंसी ऑफ शेल ग्रुप. And this has been our first full year Wafi Energy Pakistan, and the results truly speak of momentum. अगर मैं थोड़े बिजनेस हाइलाइट्स की बात करूं कि 1 साल में हमारे बिजनेस हाइलाइट्स क्या रहे हैं, तो हमारे जो मोबिलिटी सेगमेंट है जो कि हमारा ब्रेड एंड बटर मेजर प्राइमरी सेगमेंट है, उसमें अगर हम मोटर फ्यूल्स की बात करें, जिसमें हम नॉर्मली उर्फ आम में पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, उसमें हमने 8.5% गेन किया वर्सेस लास्ट ईयर. तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वर्सेस लास्ट ईयर सेम पीरियड लास्ट ईयर 8.5%. एंड अगर हम प्रीमियम फ्यूल्स की बात करें वी पावर की, तो उसमें हमने 150% ग्रोथ की है. दैट्स अ फिनोमिनल इंक्रीज कंसिडरिंग के ये साबित करता है कि कस्टमर्स के हमारा कितना हम पे एतमाद है हमारी ब्रांड पे और हमारी क्वालिटी पे. अगर हम देखें उसके बाद कि हमने इस साल शुरू के 9 महीनों में तकरीबन 28 साइट्स लगाई हैं, नई साइट्स. ये अगर हम पिछले 3-4 साल के 12 महीने के एवरेज से देखें तो उससे भी ज्यादा हैं, जो कि हमने सिर्फ 9 महीने में देखा लगा ली हैं. एंड आगे भी आप ये ग्रोथ जर्नी देखेंगे कि कितनी एग्रेसिव ग्रोथ चल रही है. इसी तरह हमारा नॉन फ्यूल रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ है. लुब्रिकेंट सेगमेंट की तरफ आए तो लुब्रिकेंट सेगमेंट भी जो है हमारा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड इट्स अवर ब्रांड ऑफ चॉइस इन बोथ B2B एंड B2C सेगमेंट्स. अगर हम B2B की में बात करें तो B2B में भी हमने इस साल मल्टीपल पार्टनरशिप्स की हैं विद OEMs एंड माइनिंग सेगमेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज. अगर B2C में भी देखें तो उसमें भी कस्टमर्स के हम ब्रांड ऑफ प्रेफरेंस हैं एंड उसमें जो है हमारे पास हमने मल्टीपल अवार्ड्स भी जीते हैं हमारी जो लुब्रिकेंट्स की B2C कस्टमर्स के लिए जो ब्रांड्स हैं उस पर. और अगर हम कम्युनिटी फ्रंट पे देखें तो फ्रॉम रोड सेफ्टी कैंपेन्स टू सपोर्टिंग NDMA एंड फ्लड रिलीफ प्रोग्राम्स, हम हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की तरह से काम करते हैं. ये सारी ऑपरेशनल सक्सेस जो है ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स में भी ट्रांसफॉर्म होती है एंड वाफी एनर्जी पाकिस्तान हैज ट्रूली इमर्ज्ड एज अ ट्रू फाइनेंशियल पावर हाउस नाउ. अगर आप देखें तो फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, आप हेल्दी इक्विटी की बात करें, आप स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स की बात करें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई देगी, कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल. And most importantly, we believe in sharing that success with our equity partners as well. और इस ये आपको दिखेगा हमारी कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में कि, और ये विजन जो है ये सिर्फ न सिर्फ मैनेजमेंट शेयर करती है बल्कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं. एंड ये आपने आज रिजल्ट्स में भी देखा होगा कि उन्होंने एक इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 3 रुपए का, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी को वो दिखाती है. As we look ahead, our direction is very clear: sustainable growth, financial robustness, and doing it all responsibly. Thank you. Thank you very much, Umar, for insightful highlights. Now we will be hearing from the person who is leading the show, who is leading the transformation journey of Wafi Energy Pakistan. He is none other than our CEO. Ladies and gentlemen, please help me welcome CEO of Wafi Energy Pakistan Limited, Zubair Sheikh. एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आज हमारे लिए ये जैसे फारूक बता रहे थे, उमर आबिस बता रहे थे, हमारा ये पहला साल है वाफी एनर्जी का ट्रांजिशन जो कि हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे. तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं. हमारा
पहला साल हमारे लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर रहा है। दो इस मुल्क के अंदर चैलेंजेस, अगर हम अपने मुल्क के अंदर देखें, काफ़ी चैलेंजेस भी हमारे मुल्क के अंदर रहे हैं। ये पूरा साल फ्लड्स भी हमने देखे, उससे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी हमने, और बहुत सारे और चैलेंजेस हमने देखे। बट सबसे ज़्यादा अहम बात थी हमारी इस ट्रांजिशन के बीच में, जहाँ पे हम आए हैं, हम वाफी एनर्जी की एक कमिटमेंट इस मुल्क के लिए और इस ब्रांड के लिए, जो कि शेल ब्रांड से, शेल जब से पाकिस्तान बना है तब से ये इस मुल्क में ये ब्रांड है, और इस खित्ते में देखें तकरीबन 100 साल से ये इस ब्रांड इस खित्ते में मौजूद है। तो वाफी एनर्जी ने इस ब्रांड की पार्टनरशिप के साथ एक जज्बे के साथ इस पाकिस्तान में आया कि हमने इस मुल्क में इन्वेस्ट करना है, हमने इस मुल्क में ग्रो करना है, और हमने इस एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। जिस बेस के ऊपर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स उमर आबिस और आप सबने कल देखें, इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी डीप डाइव करूं कि हमारा लुब्रिकेंट्स बिजनेस जो कि हमारा एक ब्रेड एंड बटर है, जहां पे हम मार्केट लीडर हैं, काफ़ी अरसे से इस ब्रांड के अंदर हम मार्केट लीडर हैं। डिस्पाइट बीइंग मार्केट लीडर इस सेक्टर के अंदर हमने 1% और मार्केट शेयर ग्रो किया है इस 9 मंथ्स के अंदर, जो कि एक अमेजिंग बात है कि आप एक वैसे ही मार्केट लीडर हैं और फर्दर इस शेयर को हमने फर्दर स्ट्रेंथन किया है। ये ऑन द बैक ऑफ मार्केटिंग प्रमोशंस, मार्केटिंग कैंपेन्स, हमारे 3 मेजर ब्रांड्स जो कि हीलिक्स, रेमुला और एडवांस के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, और हमने यहाँ पे आपने देखा भी था थोड़ी देर पहले उमर बात कर रहे थे कि हमने अवार्ड्स भी विन किए, जो कि ग्लोबल लेवल की प्रमोशन थी, ग्लोबल अवार्ड्स हमें उस ब्रांड के ऊपर मिले हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हमने, ऑल्दो हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, बट कुछ सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है। माइनिंग जैसे है, माइनिंग एक सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम देख रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर के अंदर आ रही हैं, और हमने वहाँ पे एग्रेसिवली ग्रो किया और अपना मार्केट शेयर वहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथन किया। फ्लीट्स एंड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की हमने ग्रो किया। ओईएम सेक्टर जो कि ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे हमने अपनी पार्टनरशिप्स फर्दर ओईएम्स के साथ हमने बिल्ड की। हमारा जज्बा यही, हमारा मकसद यही है कि लुब्रिकेंट्स के अंदर मार्केट लीडरशिप को और स्ट्रेंथन करें, ईयर ऑन ईयर हम अपने इस ब्रांड को फर्दर स्ट्रेंथन करें, और पाकिस्तान में फर्दर लीडरशिप वर्सेस कंपटीशन हम वो गैप क्रिएट करें। हम अब आते हैं हमारा दूसरा बड़ा सेगमेंट जो कि आपके लिए, जिसको हम रिटेल फोरकोर्ट्स के थ्रू देखते हैं। पिछले 5 साल से आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, शेल बहुत अरसे से इस ब्रांड पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। शेल की अपनी एक स्ट्रैटेजी थी, हम मेंटेन कर रहे थे जो अपना ब्रांड था। तो हमारा मार्केट शेयर कभी आपने इतना ड्रॉप नहीं देखा, पर उसके बावजूद हमने जो है इस नई इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा मकसद यही रहा कि हम इसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमने पिछले 9 महीने में तकरीबन 28 साइट्स लगाई हैं, और हम इसी तरह इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ना ही साइट्स के ऊपर, बल्कि हमने एनएफआर बिजनेस जो कि ग्रोइंग बिजनेस है, नॉन फ्यूल रिटेल का बिजनेस, उसके अंदर हमने फर्दर 9 सेलेक्ट हमने स्टोर ऐड किए हैं। इसके अलावा ओवरऑल हमारा मकसद ऑपरेशनल एफिशिएंसी साइट्स के ऊपर कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने का है, बिकॉज ये मार्केट सेगमेंट वो है जहाँ पे आप अगर कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे, आप ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमारी स्ट्रैटेजी इसमें बड़ी क्लियर है। आपने 3 महीने पहले पढ़ा ही होगा पीएसएक्स के ऊपर, जहाँ भी हमने डिस्क्लोजर दिया। हम ऑर्गेनिक तो ग्रो करना चाह रहे हैं, बट हम इनऑर्गेनिकली भी ग्रो करना चाह रहे हैं। वाफी एनर्जी, वाफी ग्रुप पाकिस्तान में अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर कोई और कंपनीज हैं जहाँ पे हमारा पार्टनरशिप बनती है, वी वांट टू एक्सपेंड आवर नेटवर्क, बिकॉज हमें लगता है कि ये नेटवर्क आज जो कि हमारा तकरीबन 670 साइट्स का नेटवर्क है, इसको आइडियल नेटवर्क 1000+ नेटवर्क होगा तो ये एक अच्छा नेटवर्क है, जो कि हम जहाँ पे हम अपना फ्यूचर देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अगले 2 से 3 साल में मैसिवली ग्रो करना चाह रहे हैं। इसी तरह इस सेगमेंट में एनएफआर बिजनेस जो कि एक कोर बिजनेस है, यहाँ पे हम उसमें भी मैसिवली ग्रो करेंगे। हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे अपने रिटेल फोरकोर्ट्स के थ्रू, शेल सिलेक्ट्स के अंदर हम वहाँ पे और चीज़ें लेके आएंगे ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर कर सकें और इसको फर्दर ग्रो कर सकें। हमारा सिर्फ इसके ऊपर हमने काम नहीं किया, इसके अलावा हमारा सबसे अहम कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम काफ़ी सालों के बाद जो केपीके के अंदर जहाँ पे हमने एक नया स्टोरेज बिल्टअप कर रहे हैं, जो कि हमारे फर्दर एक्सपेंशन के हिसाब से हमें तकरीबन 70 से 80 साइट की और वो देता है कि रूम देता है कि हम फर्दर केपीके में फर्दर ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अरसे के बाद इस एरिया के अंदर कोई कंपनी ग्रो कर रही है। काफ़ी केपीके में किसी ने ग्रो नहीं किया उस तरह से। तो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी की इस रीजन के अंदर।
बट सबसे अहम बात जो कि हम शेल के होते हुए एंड शेल के जाने के बाद वाफी के आने के साथ हमारे लिए बहुत अहम है, दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी एंड कंप्लायंस ये हमारा कोर रहेगा। हम चाहे 100 साइटें लगाएं, चाहे 20 साइटें लगाएं, चाहे कोई भी या 1000 साइटें लगाएं, हमारा मकसद यही है कि हम जो काम करें सेफ्टी और कंप्लायंस के साथ करें, ताकि कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो जहाँ पे किसी के लिए कोई अपना जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वो हमारा ओवरऑल ग्रोथ का एम्बिशन है, और मेरा यही है, हमें मकसद यही है कि हम जिस तरह आज पहला साल हमारा अगले महीने क्लोज होगा, नवंबर के मंथ में हमारा ट्रांजिशन का पहला साल क्लोज होगा, जैसे ही हम नए सालों के अंदर जाएंगे, सेकेंड ईयर के अंदर जाएंगे, हमारा मकसद है कि हम इस ब्रांड को, इस कंपनी को फर्दर स्ट्रेंथन करें, फर्दर इन्वेस्टमेंट लेके आएं और फर्दर ग्रो करें इस मार्केट में, एंड एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करें। एंड वाफी एनर्जी हमेशा पहले रहेगा इसको, इन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जुबैर फॉरवर्ड लुकिंग इंसाइट्स के लिए। एंड नाउ इट इज माय प्लेजर टू इनवाइट आवर प्रिंसिपल इन्वेस्टर मिस्टर जावेद अख्तर, असिस्टेंट चेयरमैन of Asiyat Group, for thoughtful and future-looking insights. Mr. Javed Akhtar. Senior shareholders को बताना चाहिए. Okay, so I think financials, non-financials, जुबैर साहब ने बहुत अच्छा कवर किया, उमर आबिद ने बहुत अच्छा कवर किया, कंपनी की परफॉर्मेंस आपके सामने आपने देखा, एनालाइज किया। मैं टच बेस करता हूँ अप्रोच पे और प्रोसेस पे, क्या प्रोसेस है, क्या अप्रोच है। जो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोर्ड पे हूँ, बोर्ड की क्या अप्रोच है, बोर्ड किस तरह कंपनी को लेके चल रहा है, और फिर मैनेजमेंट का इन्होंने आपको बताया है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी हमारे सामने है। आपके पॉइंट पढ़ा रहता मैं। ओके, सो आई थिंक वो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब आप आते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ सकते, खासतौर पे ये बिजनेस जो कि बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल 3-4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने इवन ड्यू डिलिजेंस जब हम कर रहे थे उस वक्त भी हमें क्लियरली ये मालूम हो चुका था कि इस कंट्री में एक पोटेंशियल है ग्रो करने का। सो ग्रोथ इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट के वैल्यूज को ब्रेक नहीं करना, कल्चर को चेंज नहीं करना। कंपनी का कल्चर एक हिस्ट्री, एक इंस्टीट्यूशन है, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते तो किसी सूरत में। और जो स्टाफ है हमारा, और जो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज कंपनी के अंदर हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी सिक्योर करना है, मेक श्योर करना है कि कंपनी इसको फर्दर स्ट्रेंथन करे, इस पे फर्दर इन्वेस्ट करे। तो इस ऑब्जेक्टिव से जब हम अपना मॉडल बनाया, मॉडल में जब हमने ये सारी चीजें डाली, सो सर्टेन रिटर्न्स हमारे सामने आ गए। वो रिटर्न्स शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कंपनी वैल्यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप लोग शेयर होल्डर्स हैं। और सेकंड डिविडेंड यील्ड्स, और डिविडेंड क्या करते हैं, कितने मिल रहे हैं, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। सो दोनों पर भी क्लैरिटी थी उस वक्त भी, और अभी भी हमें क्लैरिटी है। बट एक ये समझने की जरूरत है इसको कि कंपनी किस तरह ग्रो कर रही है, और जब कंपनी ग्रो करती है तो उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह होती है। और कंपनी का कल बोर्ड के ऊपर जो जुबैर ने प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये डिविडेंड्स हम दे रहे हैं, ये डिविडेंड्स हमने देने हैं, ये बेसिस हैं, ये प्रायोरिटीज हैं। इस प्रायोरिटी पे अगर आपने ग्रो करना है, आपको कैपेक्स करना है, आपको पेमेंट का, प्लस आपको डिविडेंड भी देना है, प्लस आपको बैलेंस शीट को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट जिसको आप कहते हैं वो मेंटेन करना है। सो बोर्ड ने वो एज सच अप्रूव किया। सो वहां से पिकअप करके शेयर होल्डर के विजन को बोर्ड ने कहा कि हम एक ऐसा कल्चर यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का रखते हैं, और जो सबसे बेस्ट बंदा हमें लगा पूरी ईमानदारी से उसको सीईओ बना दिया, मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन को। वो फिर उसके साथ बैठ के डिस्कस किया, वो प्लान किया कि कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाना है, और टारगेट्स को एग्री किया उसके साथ टू एन एक्सटेंट हाई लेवल के। ये टारगेट्स हैं, 1 by 1 हमें ये अचीव करना है, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए,
क्या चाहिए आपको शेयर होल्डर से, बोर्ड से, आप हमें बताएं। तो बोर्ड ने ट्रस्ट किया, एम्पावर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आया था वो गवर्नेंस का था, बिकॉज ग्रोथ के वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नेंस कंपनी में होनी चाहिए, फाइनेंशियल गवर्नेंस, फाइनेंशियल कंट्रोल। और इसके लिए जैसे आमने हमारे पास हैं जो काम कर रही है, वो मॉडल गवर्नेंस का जो वीडियो करते थे उसको चेंज करा और अपने गवर्नेंस का एक मिक्स मॉडल देखा है। सो अब आपके पास गवर्नेंस भी है, वो वैल्यूज भी हैं, वो कल्चर भी है, कॉम्पिटेंट लोग काम कर रहे हैं, आपके पास शेयर होल्डर हैं जो फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। वो कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है कि वो री इन्वेस्ट कर रही है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। अब ग्रोथ किस तरह आती है? ग्रोथ बेसिकली आइदर आपको इनोवेशन कर रहे हो तो ग्रोथ आती है, या आप प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, या जो कंस्ट्रक्टिव क्या है वो, नो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होती है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होती है कि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप एक नई प्रोडक्ट और सर्विस लेके आते हैं जो कि पुरानी प्रोडक्ट और सर्विस को खत्म करके आप रिप्लेस करती। सो ये ऑपरेटिंग मॉडल पे डिस्कशन, ये रीडिफाइन करना कंपनी कि ये कंपनी रिटेल कंपनी है, ये कंपनी सर्विसेज की कंपनी है, ये कंपनी कैश काव है, वो कैश कहाँ है, वो काव कहाँ है, वो कैश का ख्याल करना है कि काव का करना है, ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। या दे जस्ट टेक द कैश, डोंट वरी अबाउट द काव। सो this is what the discussion is going on in the company. This is what they are really doing it. This is what they are, debating every day. This is the reason why we are getting this growth. ग्रोथ में मार्केट से बेटर ग्रोथ है, मार्केट से बेटर ग्रोथ होने वाली है अगले 2-3-4 सालों में इंशाल्लाह। मार्केट से डबल देन दी मार्केट ग्रोथ अचीव करनी है इन्होंने। तो अगर वो लेवल अचीव करते हैं ये इंशाल्लाह, तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए एक से। मैं आपको कहूँगा जिस तरीके से आपने मार्ककॉम बनाई है उस तरीके से आप फिनकॉम भी बना दें, ताकि ये इनके साथ कम्युनिकेशन में रहें हम, शेयर होल्डर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ, और उनको बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। काफ़ी काम हो रहा है, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान पे काम कर रहे हैं, और दूसरी बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वो टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं बेटर देन एनी अदर कंपनी इन पाकिस्तान। यूएमसी वो टारगेट्स को अचीव करेगी अगले 2-3 सालों में इंशाल्लाह, मेरा ख्याल। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जावेद साहब। ख़वातीन और हज़रात, अब हम सवाल जवाब का सेशन जो है उसका आगाज़ करेंगे। सवाल जवाब के सेशन से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी तरतीब क्या रहेगी इस सवाल जवाब के सेशन में। वो सवाल जो हमारे पास पहले से मौसूल हो चुके हैं ईमेल के थ्रू, हम सबसे पहले उनका जवाब दे रहे होंगे। उसके बाद हम अपने फ्लोर से क्वेश्चंस लेंगे। जो लोग इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अपने राइट हैंड साइड से, लाइन बाय लाइन टुवर्ड्स दी एंड हम जाएंगे। उसके बाद हम अपने उल्टे हाथ की जाने बढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसी तरह से हम आखिर तक के सवाल लेंगे। इसके बाद वो हजरात और ख़वातीन जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा कि जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है टीम्स के ऊपर हैंड रेस का, वो अपना हैंड रेस करेंगे, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे और वो अपना सवाल पूछ सकेंगे जिसका अप्रोप्रिएटली जवाब दिया। तो इस सेशन के लिए मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा जनाब उमर हाफिज को, जो कि हमारे पास इस सेशन को लीड कर रहे होंगे। उसके बाद मैडम लाला रुख को, उसके साथ साथ जनाब जरार साहब को, जुबैर शेख साहब को, और उसके साथ साथ जनाब जावेद अख्तर साहब। उमर पोडियम आप। हेलो हेलो। सवालात का हम सीक्वेंस जैसे फारूक ने बताया वो हम इस तरीके से शुरू करेंगे कि हमारे पास अभी ईमेल पे कोई सवालात प्री क्वेश्चंस हमें नहीं रिसीव हुए हैं, तो हम ऑन द फ्लोर जो हमारे लोग मौजूद है वहाँ से शुरू करेंगे। हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन हम लाइन बाय लाइन चलेंगे कि जिसके सवालों प्लीज हैंड रेज करें। जॉनथन जो है लाइन बाय लाइन आपके पास आएंगे। एनी क्वेश्चंस? उसके बाद हम ऑनलाइन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, तो आप लोग बाद में हैंड रेज कर सकते हैं। किसी के कोई सवालात हैं? जी सर कोई भी नहीं करा, मैं भी नहीं कर सकता कुछ। ठीक नहीं आप उस्मान साहब एग्जैक्टली। इतना लंबा बताया, किसी का सवाल पूछिए किसी ने। हेलो
G, can you hear me? So I have a couple of questions. Farhan Rizvi from IFB. Sorry, just 1 minute. Sure. So this is Farhan Rizvi, Head of Investment Banking at RFP. I have a couple of questions. Firstly, I mean, it's very good to see the growth trajectory and being part of the acquisition when this was going on. So it's also sort of has a sentimental value, process. A couple of things. Firstly, on strategies you outlined, you obviously have articulated that before as well, that you're looking at both organic and inorganic opportunities for growth. My question is more in terms of what we have seen more recently in this space is that there has been a change in sort of players. So what we have seen is within the industry, obviously Wafi has come in. That's a new player in the market, and with a very big division, we also seen an exit of Total and Gunvor coming in as a partner with Parco. Obviously, Hascol is trying to make a comeback and trying to structuring. Go with the Aramco investment has seen. So there's obviously been a change in the competitive dynamics, and what we've seen is that the incumbent players like PSO are losing market share, and people like Go and others have picked up market share, including Shell as well for the last Wafi as well over the last. How do you see from a strategic point of view? What's your sort of outlook in terms of how do you see the sector evolving? So it's more of a generic question and a sort of a high level over the next 2 to 3 years as these new players also sort of mature and see the market and the strategies would evolve. So maybe from that perspective, because I'm sure you're keeping a very close eye on the competition. So maybe if you could give a little bit on that side. I can answer that. Thank you for a very interesting question. Again, that's our view. That's our view of how we look at the market. People might have a different view. As we stand right now, roughly 44 OMCs or 45 OMCs have रजिस्टर हुई हैं इस मुल्क के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं वो तकरीबन 33 से 35 OMCs ऑपरेट कर रही हैं मार्केट शेयर अगर आप इंडस्ट्री को देखें आप तकरीबन 7 से 10 OMCs मेजॉरिटी मार्केट शेयर कवर कर लेती हैं इन एक्सेस ऑफ 90% कवर कर लेती हैं सो विच टेल्स यू के एक बहुत सारी OMCs हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं एक सेगमेंट के अंदर बट मार्केट शेयर 0.5, 1.5, 2 से कम मार्केट शेयर के ऊपर इवॉल्व कर रही होती हैं जिस तरह के मुल्क के हालात जिस तरह से ग्लोबली ऑयल प्राइसेस के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वी फील के जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ प्रीवियसली हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंसोलिडेशन देखी आवर व्यू इज इन द नियर फ्यूचर हम यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखेंगे अभी क्योंकि पिछले 8-10 साल में या 15-20 साल में बहुत ज़्यादा OMC लाइसेंसेज उन्होंने इशू तो किए हैं बट ऑपरेटिंग उस तरह से इस मुल्क के अंदर उस तरह से ऑपरेट करना स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाना उस तरह से ग्रो करना बहुत मुश्किल है और अच्छी बात यह है कि जहाँ पे गनवर जैसे लोग यहाँ पे आए अरामको जैसे लोग यहाँ पे आए विच इज़ अ हेल्दी कंपटीशन फॉर अस हम ये कहते हैं कि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम हो रहा होगा अरामको की साइड आएंगी टोटल की साइड आएंगी वाफी की साइड जिस तरह से आ रही हैं आप देखेंगे एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्रिएट होगा वहाँ पे वही काम कर पाएगा जो कि जिसके पास मसल पावर है टू इन्वेस्ट टू ग्रो एंड इसी वजह से जो कि हमारा पॉइंट था कि हमने ग्रो करना है तो एक तो ऑर्गेनिक है रिगार्डलेस हम इनऑर्गेनिक करें ना करें हमने तो ग्रो करना है तो इनऑर्गेनिक इज वन ऑफ द वेज टू मेक श्योर कि हमारी ग्रोथ जर्नी फास्ट हो जाए एंड वी फील के ओवर द पीरियड कंसोलिडेशन इस मुल्क में होगी एंड दैट्स माय व्यू ऑफ द इंडस्ट्री आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन My second question is also a bit strategic in nature. What I've seen globally that in terms of e-mobility, Shell has been sort of I wouldn't say market leader, but clearly one of the leading players. And I see that very regularly in the APEC region in particular, where they have a dominant sort of position in that space. Obviously, it's a very early days for Pakistan, but we're starting to see, a lot more companies coming in. A lot of the large business groups are now getting to the mobility space along with the Chinese partners. And we've seen the emergence of BYD and a lot of other companies coming in.
from your vantage point as a Shell licensee, how do you see that sector evolving? And obviously, it's a very long-term thing, but just thoughts from your standing point. I mean, how do you see that evolution, and how would WAFI then play a role in that? Again, if you look at the region also, यहाँ पे आप देख लें मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया या डिफरेंट मार्केट्स देख लें, वहाँ पे भी अभी ई मोबिलिटी जर्नी स्टार्ट हुई है एंड दे आर वे बिहाइंड जो कि यूरोप की मार्केट्स हैं यहाँ पे. तो वी फील उस पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान में मार्केट बिल्कुल मूव करेगी, बट वी डोंट सी इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स जो कि थोड़ा बहुत काम होगा ई बाइक्स के ऊपर. यू हैव सीन पंजाब गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है एंड हम पार्टनर कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ अलोंग विथ जो कि चाइनीज ओईएम है जो कि ई स्वैप किट्स पे काम कर रहा है, जो कि इस मार्केट्स में इस रीजन के अंदर मेरा ख्याल है, हमारा व्यू है कि वो जल्दी आएगा. दो BYD एंड बाकी ओईएम्स आ रहे हैं एंड विच इज अ गुड साइन, बट जर्नी स्लो पेस होगी. वी बीइंग शेल की सपोर्ट एंड वाफी की इन्वेस्टमेंट के साथ, शेल की हमेशा कोशिश और हज कंपनी की कोशिश रही है कि हम हमेशा इनोवेशन एंड लीड करें इस जर्नी के अंदर, और हम इसी जर्नी में आज की डेट में हमारे लास्ट ईयर तक हमारे 3 साइट्स थी जो कि कराची में जहां पे हम ई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे. इस साल वी प्लान टू ऐड अनदर 5 साइट्स जहां पे हम क्लोज करेंगे. इसी तरह इस जर्नी को वी विल मेक श्योर कि हम वी स्टे अहेड ऑफ द कर्व, बट मार्केट के पर्सपेक्टिव से वी फील इट्स अ लॉन्ग जर्नी. जिस मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज सो एक्सपेंसिव, यू कैन इमेजिन के एक इस तरह की लेके आना और उसके ऊपर एक्सपेंड करना मुश्किल होगा. यस, बिट्स एंड पीसेस में ग्रो करेगा, बट बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट नहीं आने वाला हमारे फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स के अंदर. Thank you for. Can you move to Ansar? Ansar, please name and phone number. तो उस्मान अली, अस्सलाम. हाँ सर, शेयर होल्डर हूँ 5264589995. अच्छा सर, सवाल ये कि माशाल्लाह ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, ठीक है सर. सर इसका मेन रीजन आप क्या समझते मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ. इस रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एलिमेंट इन्वेंट्री गेन्स का भी है, बट जो इम्पोर्टेंट बात मैंने की, बहुत अरसे के बाद हमारी ये कंपनी ने कोर, अगर आप बिजनेस को रिजल्ट्स को देखेंगे, इस रिजल्ट्स के अंदर कोर बिजनेस ने बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया है. चाहे वो फ्यूल्स का बिजनेस हो, चाहे वो लुब्रिकेंट्स का बिजनेस हो, काफी अरसे के बाद कोर प्रॉफिटेबिलिटी, कोर बिजनेस ने ग्रो करना शुरू किया है यहाँ पे. वो एक बहुत खुशाइन बात है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे वॉल्यूम्स ग्रो कर रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी इस साल YTD रिजल्ट्स के अंदर. पर क्वार्टर की बात करें, एक मेजर स्विंग इस क्वार्टर के अंदर इन्वेंट्री गेन का भी आया है. आप थोड़ा इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली, बट YTD ईयर टू डेट कोर बिजनेस ने ही परफॉर्म किया है, जो कि खुशाइन बात है कि जब बिजनेस खुद परफॉर्म कर रहा है अपने वॉल्यूम की बेस के ऊपर, उससे अच्छी कंपनी के लिए कोई और बात नहीं हो सकती. सर 9 महीने का जो रिजल्ट है वो 3 बिलियन प्रॉफिट है. इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है 1.7 बिलियन है. मतलब 55% जो है ना, जो प्रॉफिट है वो एक क्वार्टर आपको शेयर कर रहा है, ठीक है सर. अच्छा सर, इसमें आपने कहा कि हमारा हर सेक्टर में, लेकिन जो रिजल्ट्स में कोई शो नहीं होता जो आपने दी है कि इसमें कौन सा सेक्टर आपका जो है किसको ज्यादा उसमें चला है. लेकिन सर एक इसमें जो मेन फिगर जो आ रहा है आपका, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सर इसमें लास्ट ईयर जो था ये इसी 9 महीने में था 8 बिलियन, इस बार ये लेस देन 5 बिलियन. सर 3 बिलियन का डिफरेंस तो सर यहीं आ जाता है. तो सर आपकी एफिशिएंसी कहाँ नजर आएगी हमें? कॉस्ट कम होंगे तो अच्छी बात है ना, एफिशिएंसी. नहीं तो सर, ये तो एक सेगमेंट हुआ ना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. जी. सिर्फ यही तो एक सेक्टर नहीं होता ना, ये तो कोई आपकी कोई हिडन कॉस्ट होगी या कोई ऐसी कॉस्ट होगी वन टाइम. ये तो वो चंक जिसको कह सकते हैं, तो वो है ना सर. आप वो ऐसे कोई बताएं जो स्मूथ चले, जो हम देखें कि अगले क्वार्टर्स तक भी जो है ना, क्योंकि ये 365 डेज का काम है सर, वन डे तो कोई है नहीं. अगर इन्वेंट्री गेन हो गया तो किसी वजह से हो गया, ठीक है. वो तो अल्लाह ना करे दोबारा भी वो लॉस भी हो जाएगा. एफिशिएंसी हमें बताया जाए कि एफिशिएंसी कहाँ से आपने एफिशिएंसी ली और कहाँ से आपने जो है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया. बिल्कुल सही है. और इसके अलावा कोई सवाल है आपका?
अच्छा, मैं कमेंट कर दूं क्या? अगर मैं समराइज करूं आपके सवाल का कि जी ये 9 महीने जो हमारे गुजरे इसमें मेन लीवर्स क्या थे? क्या नहीं हुई? अच्छा, चार सवाल हो गए, एक एक कर भूल जाता हूँ। अच्छा, पहली बात मैं कमेंट करूं दो तीन चीजों के ऊपर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ये 3 अरब रुपए जो हैं ये कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आप कह सकते हो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी है। कोर परफॉर्मेंस का सबसे पहला, अगर आप पीएनएल को देखें ना, उसको फॉलो करें। टॉप लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो पहली बात, वॉल्यूम आपका जो उमर साहब ने दिखाया सब्सटैंशियली ग्रो करा है। वॉल्यूम चाहे फ्यूल्स पे हो, वॉल्यूम चाहे लुब्रिकेंट्स पे हो, या हमारा डिफरेंशिएटेड फ्यूल्स हो, एवरी एवरी प्रोडक्ट कैटेगरी जो है अक्रॉस द बोर्ड वो ग्रो करी है। राइट उस्मान साहब? पहला पॉइंट। क्या क्या चीज? मैं कमेंट कर लूँ? ओके, मेरा जो 9 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 21 बिलियन है। जो 9 महीने का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है दैट्स 21 बिलियन एज अपोज टू लास्ट ईयर 17 बिलियन। ठीक है, 4 अरब से आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहला फैक्टर इसमें क्या? वॉल्यूम्स आपके ग्रो करे सब्सटैंशियली। वी आर गोइंग टू क्लोज टू अबाउट, अभी हम 1.2 बिलियन के ऊपर हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर इसके साथ कंपेयर करें तो वी हैव सब्सटैंशियली ग्रोन। वो आप अगर स्लाइड दिखा दो, वो है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम होने की सबसे बड़ी वजह आपको जावेद साहब को थैंक यू कहना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जो आपको 8 अरब लास्ट ईयर नजर आ रहे हैं उसमें ग्रुप फीस है शेल की। आपको याद होगा, आप ही हमें हर एजीएम में पूछते थे कि इतनी सारी ग्रुप फीस क्यों है, ग्रुप फीस नहीं है। सो अल्लाह का शुक्र करें कि इस साल आपकी ग्रुप फीस सारी खत्म हो गई है। ठीक हो गया? सो दैट इज एन एक्चुअल नो हिडन कॉस्ट। ठीक है, आई वुड नॉट यूज दैट टर्म कि जी हमारे कोई हिडन कॉस्ट है। हम तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, सारे डिस्क्लोजर्स हमारे जो है ऑडिटेड अकाउंट्स में आते हैं। सो पहली बात, आपका जो टॉप लाइन है वो ग्रो करी, सब्सटैंशियली ग्रो करी। दूसरी बात जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टेंजिबली कम हुए। ठीक हो गया? थर्ड बात आपने फाइनेंस कॉस्ट की हमारे फाइनेंस कॉस्ट के दो एलिमेंट्स है, फाइनेंस इनकम और फाइनेंस कॉस्ट। लास्ट हमारी एक लाइन में जो है ना कभी कभी नेट होकर आती है। सो लास्ट ईयर हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो एक्सट्रीमली हाई थे, मतलब डबल डिजिट इंटरेस्ट थे। अल्लाह का शुक्र है डेट हमारी है कोई नहीं। सो जो भी हमारे कैश बैलेंसेस थे वो अर्न ज्यादा करते थे, बट एफिशिएंटली जो हमें एलसी कॉन्फर्मेशन के जो बहुत ज्यादा चार्जेस पड़ रहे थे और वो सब्सटैंशियली कम हो गए। सो वो थर्ड किस्म की एफिशिएंसी आई। सो इफ आई पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड लास्ट बिट जो होगी, अगेन लिंकिंग बैक टू द टॉप लाइन, आपकी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है। आपने साइटें ज्यादा लगाई हैं, 28 साइटें आपने अभी तक लगाई हैं। सो इफ यू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 2024 के अंदर वन ऑफ स्पॉट्स आ रहे थे। आपकी जो ओल्ड गवर्नमेंट रिसीवेबल थे वो आपने रिवर्स करे, पिशेल का क्रेडिट नोट आया, फिर टैक्स की एडजस्टमेंट्स थी। 2025 बहुत क्लीन ईयर है। अच्छा, जहां तक बात होगी प्राइसेस अप एंड डाउन, देखें ये आप उनसे बेहतर जानते हैं कि इन्वेंट्री गेन्स इन्वेंट्री लॉसेज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, और ऑयल बिजनेस को आपको ओवरऑल, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा फरमाया, 365 दिन के ऊपर देखना है। ठीक है, सो कभी कभी आपको नुकसान होगा, कभी कभी आपको फायदा होगा, बट ओवरऑल बाय एंड लार्ज दिस इज कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जिसके ऊपर आप आज बैठे हुए। ठीक। किसी और का यहाँ पे ऑडियंस में सवाल? जी जी, अब्दुल मतीन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि चूंकि सिंस आपके 9 मंथ्स मुकम्मल हो गए, ठीक है ना, दैट इज ए मेच्योरिटी पीरियड। अच्छा, उसमें जो है आपने व्हाट यू हैव सीन दैट योरसेल्फ कि यू हैव मेड द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस कंपनी एंड दिस कंपनी व्हिच इज नाउ वाफी वाफी। सॉरी, आपका सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? मैं आवाज समझा नहीं आपके जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके तकरीबन 9 माह मुकम्मल हो गए जिसमें आपने सारी असेसमेंट की, कुछ चीज़ें टेंजिबली नज़र भी आ रही। तो हाउ यू सॉर्ट द डिफरेंस कि मतलब जो प्रीवियस जो शेल कंपनी थी और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आपने क्या चीज़ उनके मुकाबले में आपने बेहतर की, एंड व्हाट इज द डिफरेंस यू हैव मेड टिल टुडे? बिल्कुल, बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका अच्छा सवाल है आपका। देखिए, क्या शेल के जाने के बाद वाफी के आने के साथ क्या अच्छा हुआ, किस तरह से हमने किया? एक तो पहली बात, जावेद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपनी बात में की कि
शेल का कल्चर, शेल की लेगेसी इस मुल्क के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। पाकिस्तान बनने से पहले ये ब्रांड रहा है। आप किसी भी और मार्केटिंग कंपनी में चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, उनका जो ताल्लुक कहीं ना कहीं शेल से जरूर रहा है। बहुत सीनियर लोगों में वो शेल की लीगेसी, शेल एक इंस्टीट्यूशन है इन इटसेल्फ। शेल ने पूरी इंडस्ट्री को सिखाया। शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, ये लोग थे जो कि शुरू में ही ओएमसी थी, जो कि बाहर से टेक्नोलॉजी और सब कुछ लेके और यहाँ से लोगों ने सीखा यहाँ पे। जो कि मैंने अपनी स्पीच में बात की कि शेल के साथ सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या रहता था कि हमारे हाथ बंधे रहते थे, क्योंकि शेल मल्टीनेशनल है। वो पिक एंड चूज करता है कि हमने किस मुल्क में ग्रो करना है, किस मुल्क में ग्रो नहीं करना। शेल की अपनी स्ट्रेटजी है, सही या गलत वो एक अलग चीज है, बट वो शेल की ग्लोबल मल्टीनेशनल की पॉलिसी होती है। वाफी एनर्जी का मकसद पाकिस्तान में आना इस वजह से था कि हमने इस मुल्क में इनका भरोसा, इस मुल्क में इनका ग्रोथ करने का इनिशिएटिव। मुल्क के हालात तो हम सबको पता है कि कितने चैलेंजिंग है। कभी डॉलर जो है 150 से 300 पे चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, बट वाफी ग्रुप ने, अस्याद ग्रुप ने इस मुल्क में इस कॉन्फिडेंस से आया कि ये तो चैलेंज रहेंगे, बट जो अपॉर्चुनिटी इस मुल्क के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें अस्याद ग्रुप एंड वाफी ने हमें दी टू ग्रो, जो कैपेक्स लगाया है इस साल, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है शेल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कैपेक्स है। चाहे वो साइटों पे लगे, चाहे वो स्ट्रक्चर के ऊपर लगे, हमारी स्पीड बहुत बढ़ गई है। हमारा डिसीजन मेकिंग सब लोकल है यहाँ पे। इन्होंने हमें एम्पावर किया हुआ है कि जो इस मुल्क में आपको नजर आता है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप उस पर ग्रो करें, डिसीजन लें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है वो हमें सपोर्ट करते हैं, बट जहाँ पे हमें चाहिए वो हमारे साथ बिल्कुल साथ होते हैं एंड डिसीजन मेकिंग में हमें सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर। किसी भी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए जरूरत होता है कि जो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है ना, वो जल्दी करनी है। कंपटीशन बहुत टफ है, इतनी कंपनीज आ गई। अगर आपने टाइम दे दिया और कंपटीशन ने वो काम कर लिया, आपने तो लूज कर दिया अपॉर्चुनिटी। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए लास्ट नवंबर से हम सबके लिए, जो कि मेरे हिसाब से एक मेजर ग्रोथ का लेवर है। लाला, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? थैंक्स जुबैर। तो आई थिंक ये मतीन साहब हमेशा ये वाली क्वेश्चन इस तरह की पूछते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमारे उसमें जो जुबैर ने बात की ना कि फ्लेक्सिबिलिटी की और डिसीजन मेकिंग की स्पीड, वो सबसे ज्यादा बड़ा फर्क पड़ा है। तो जो फर्क नहीं पड़ा, जो अच्छी चीजों पे फर्क नहीं पड़ा, वो ये नहीं पड़ा कि हमारा कल्चर नहीं चेंज हुआ, हमारी जो वैल्यूज थी, जो हम ऑर्गेनाइजेशनली जो शेल से हमने अच्छी चीजें सीखी थी, वो हमने रिटेन की। मगर कुछ चीजें थी, जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, राइट, सो ज़रार के एक एग्जांपल अगर छोटा सा ले लें, बैंकिंग लाइंस के, राइट, तो अगर शेल ग्लोबली एक बैंक के साथ बैंक करता है, तो पाकिस्तान में 10 और बैंक्स हमें बहुत बेहतर रेट्स दे दें, तब भी यू गो विद द ग्लोबल, बिकॉज ग्लोबल की इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। बट व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज कि अगर जहां पे भी हमारे पास कैपिटलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है, वी आर टेकिंग दैट एंड वी आर empowered to take that, right? And then the biggest excitement for us is the fact कि for the first time हमारे पास एक शेयर होल्डर है जो कि हमें फोर्स बैक नहीं कर रहा। They're telling us to go out into the market. They're saying go find ways to grow. They're saying go find the opportunities and we'll back you up. So it's a very exciting time in that sense, right? कि पहले जो था ग्रुप ने कहाँ पैसा लगाना है, कौन से मुल्क में लगाना है, कैसे लगाना है, is not there anymore. Now this is हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, we like Pakistan, we think you have a much bigger company का potential and we're being empowered to go and grab that. I think for me that's the biggest game changer, to have that sort of capex and to have that sort of faith in the country and then in the management to go and put it out there. So ease and the decision making is much faster. Thank you very much. थैंक यू लाला। हमारे पास कोई और यहाँ पे सवाल नहीं है, तो हम ऑनलाइन मूव हो जाते हैं। अली, हमारे पास ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस हैं? आदिल नसीम साहब, आप अपना प्लीज माइक ऑन कर दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें, पोलियो नंबर या अपनी कंपनी का नाम बताएं और प्लीज अपना क्वेश्चन बता दें। ओके सर, मेरा नाम आदिल है, मैं शेयर होल्डर हूँ लाहौर से। फोलियो नंबर 01164-17609। मेरे 5-6 क्वेश्चन है, काफ़ी ब्रीफ से क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आपके 676 रिटेल आउटलेट्स हैं, आप बता सकते हैं कितने कोकोज है उसमें से कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड? सेकंड क्वेश्चन है, आपका लुब्रिकेंट में मार्केट शेयर कितना है?
और थर्डली आप बता सकते हैं कि आपने अब वफी ने टेक ओवर कर लिया शेल के ऊपर, तो पहले शेल अपनी जो एमएनसीज होती थी ओवरसीज से इंपोर्ट करता था पेट्रोल और डीजल। सो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आप इंपोर्ट करेंगे या लोकल भी लेते हैं, और जितना आप लोकल लेते हैं उसका शेयर कितना है, कितना इंपोर्ट करते हैं, और दो मजीद क्वेश्चन है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, और लास्टली आपका जो रॉयल्टी का रेट है वो काफ़ी वेरी करता है पास्ट के अंदर, कभी वो 10 बिलियन होता है, कभी वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन हो जाता है। सो फ्यूचर के रॉयल्टी का क्या रेट होगा आपका, ये कोई बता सकते हैं इसके ऊपर आप? बाय द टाइम मैं पहला सवाल आपका मिस कर गया तो बिल्कुल कोको के ऊपर हमारा बिटवीन कोको एंड डीलर मेरे हिसाब से रफली 40% का नेटवर्क हमारा डीलर ऑपरेटेड है एंड 60% का कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी मिक्स फाइनेंस की बेस के ऊपर है। दैट इज हाई लेवल नंबर जो कि हमारा ओवरऑल नेटवर्क के ऊपर है। सेकंड आपका सवाल मैं ऑर्डर भूल गया हूँ, बट आपकी वो आया था कि लोकल एंड इम्पोर्ट्स के ऊपर हम किस तरह से लाए करेंगे। इस ट्रांजिशन के बाद, वाफी एनर्जी के आने के बाद सबसे बड़ी जो चेंज हमारे लिए आई है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। पहले बीइंग पार्ट ऑफ शेल, हम शेल से ही लेते थे, शेल पूरा सप्लाई चेन हमारे लिए मैनेज करता था। अब हम फ्लेक्सिबल हैं। 1 नवंबर 2024 से हम फ्लेक्सिबल थे टू बाय बेस ऑयल जो कि हमारा लुब्रिकेंट्स के लिए है, और फ्यूल्स के अंदर हमारे पास एक ओपन मार्केट का था कि वो जो है वो मार्केट के अंदर दे हैव टू बी कंपेटिटिव, तभी वो सप्लाई करेंगे हमारे पास। और ये हमारे लिए सबसे खुशहाल बात है जो कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट के अंदर हम एफिशिएंसी लेके आए हैं। बेस ऑयल के अंदर हम अब ओपनली हम मार्केट में कहीं भी जा सकते हैं, और हमने एक्सप्लोर भी किए हैं, एंड हमारी अपने सप्लाई चेन में हमने नए प्लेयर्स भी लेके आए। सिमिलरली फ्यूल्स के अंदर हम ओपन है शेल के साथ। अगर शेल कंपेटिटिव रेट नहीं देगा, जो भी हमें कंपेटिटिव देगा, हम उनके साथ ही जाएंगे। जो कि तीसरा सवाल, और इसी से आपने लिंक सवाल किया था कि लोकल एंड इम्पोर्ट का मिक्स क्या है। हमारा डीजल इज ऑल लोकल, हम इंपोर्ट नहीं करते, एंड जो कि गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, पीएसओ इंपोर्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, हम वही यूज करते हैं। मोटर गैसोलीन के ऊपर रफली 60% का वॉल्यूम इंपोर्ट होता है, 40% इज लोकल, मिक्स प्लस माइनस होता रहता है, बट वो हम इंपोर्ट अपने टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू करते हैं, वो हमारा चल रहा होता है। लुब्रिकेंट्स की बात की, हाँ देखें लुब्रिकेंट्स की अगेन, एक लुब्रिकेंट वो चीज है जो कि एक कोई जिस तरह फ्यूल्स के अंदर आपको एक ऑथेंटिक नंबर मिलता है ओगरा की तरफ से, ओसीएससी की तरफ से, एक रिपोर्टेड नंबर नहीं है। एक गेस्टिमेट्स होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं जो हर कंपनी करती है। हमारा अपना व्यू एंड हमारी अपने एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन ग्लोबल स्टडीज, बेस्ड ऑन आर लोकल स्टडीज, इंडस्ट्री को कितना बेस ऑयल बन रहा है, कितनी कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं, हमारा रफ एस्टिमेट ये है कि इज इन एक्सेस ऑफ 20%। दैट इज अराउंड ऑफ हमारा मार्केट शेयर इन एक्सेस ऑफ 20% है, एंड वी आर मार्केट लीडर्स, क्योंकि हम एक वाहिद कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है, चाहे वो B2B इंडस्ट्रियल का हो या कंज्यूमर ग्रेड्स का हो। तो इट्स वो एक सवाल आपका था। इसके अलावा सॉरी एक और सवाल था सर, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ये पूछा था, ये रह गया। तो स्टोरेज कैपेसिटी अगेन एक बहुत ही आप लुब्रिकेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं या बेस ऑयल फ्यूल्स के पर्सपेक्टिव? डीजल और पेट्रोल के हवाले से। इसमें मैं आसान लफ्जों में आपको जवाब देता हूँ। यही कंपनी जो है 2015-16 में ना 2.5 से पौने 3 अरब लीटर बेचती थी। तो अगर आप उसका 20 डेज स्टॉक कवर निकालें तो इतनी स्टॉक होल्डिंग की कैपेसिटी हमारे पास अभी भी है, और इसको हम एक्सपैंड भी करें। बेसिकली जो जुबैर साहब ने शुरू में भी बताया, इट्स नॉट जस्ट कि आपकी नेशनल होल्डिंग कितनी है, आपकी प्रोविंशियल होल्डिंग भी उस लेवल पे होनी चाहिए। सो आई थिंक तीन प्रोविंसेस में वी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, वी हैव इनफ कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह टू गो बैक टू दोज लेवल्स जो हम बेचते थे तकरीबन 2.5 अरब के हिसाब से। और केपीके में हमें और कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत भी है, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरिया भी है, तो वहां हम ऐड कर रहे हैं, तो वहां भी हम उन लेवल्स पे चले जाएंगे। आपका एक सवाल था रॉयल्टी रेट का। रॉयल्टी रेट जो होता है बेसिकली दो चीजों से गवर्न होता है। बेसिकली इट हैज टू बी सबसर्विएंट टू द स्टेट बैंक रेगुलेशंस। सो मैं इस वक्त यही कहना वो करूंगा कि हमारे जो रॉयल्टी रेट्स हैं, इट विल नेवर बी
आउट ऑफ मार्केट, पहला सवाल। सो एजीएम में भी अक्सर सवाल ही होता है, तो अगर मैं अपने पीयर ग्रुप से या एमएनसी जो लिस्टेड एमएनसीज हैं, हमारा हमेशा बाय एंड लार्ज उनसे या उनसे कम होता है। पहली बात। सेकेंडली, हमारा ज्यादा हो ही नहीं सकता बिकॉज स्टेट बैंक रेगुलेशन से अंदर अंदर आपको रहना पड़ता है, और दीज आर एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। Thank you, Adil. Ali, do you have any other question? Yeah, can you please unmute? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दिस इज फजील फ्रॉम प्रोवाइडर्स कैपिटल। सर मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ल्यूब्रिकेंट सेगमेंट। सर पहला क्वेश्चन ये है कि ये ओवरऑल अगर आप ल्यूब सेगमेंट की मार्केट देखें तो उसमें ओवरऑल कुछ आप बता सकते हैं कि मार्जिन्स किस तरीके से होते हैं? जैसे जैसे एमएस और एचएसडी में तो आपको पास फिक्स एक मार्जिन होता है ना रुपीस पर लीटर में, तो आप थोड़ा इस पे गाइडलाइन दे सकते हैं कि ल्यूब सेगमेंट में मार्जिन्स किस तरीके से होते हैं इन परसेंटेज टर्म्स? हाँ, देखिए, ये अच्छा सवाल आपका होता है हर दफ़ा। मैं आपको इसमें ऑलवेज आई विल हेल्प यू विद योर मॉडल। तो एक तो फंडामेंटल्स में समझा दूं। बेस ऑयल सॉरी जो लुब्रिकेंट्स मार्केट है वो डीरेगुलेटेड मार्केट है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर प्राइस एंड योर कॉस्ट। प्राइस है जो आपको कंज्यूमर देगा, डिफरेंट सेगमेंट्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। ट्रांसपोर्ट है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल है। इसी तरह जो कॉस्ट होती है डिफरेंट होती है, उसकी जो जो रेसिपी होती है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। अगर आप मेरा पीएनएल अकाउंट उठा के देखें तो आपके पास पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है उससे आप यू कैन यूज दैट टू फिगर आउट कि लुब्रिकेंट्स का शेयर क्या है। व्हाट आई विल से इसकी लुब्रिकेंट्स का मेरे अगर ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखें, इट हैज अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन बोथ फ्यूल्स एंड लूब्स। आई विल नॉट से कि जी एक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या दूसरा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। बोथ इंजन्स आर क्रिटिकल फॉर माय ग्रॉस प्रॉफिट लाइन। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये, इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। हमारा जो रिपोर्टेड वॉल्यूम है वो तकरीबन 1.2 बिलियन लीटर्स है ऑफ फ्यूल्स। हमारा जो हमारा ओएमसी मार्जिन वो 7.87 है। जो रफली कॉस्ट टू सर्व होता है दैट्स आल्सो पब्लिकली अवेलेबल। अगर आप उसको वर्कआउट कर लें तो जो रेजिडुअल अमाउंट है दैट इज लुब्रिकेंट्स। सो दैट्स हाउ बट सर उसमें इन्वेंटरी गेन्स भी एडेड होते हैं ना, जैसे अभी वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वार्टर भी आपने बताया। हाँ, तो इन्वेंट्री गेन्स को स्ट्रिप आउट करने का भी बहुत आसान तरीका है जो मैंने लास्ट इन्वेस्टर ब्रीफिंग में भी समझाया था। आपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, आपकी एंडिंग प्राइस क्या है, 20 डेज स्टॉक कवर आप होल्ड करते हैं। व्हाट आई विल टेल यू इज के कंपेयर्ड टू दिस ईयर 9 months prices have been relatively stable as opposed to 2024 जब प्राइसेस जरा थोड़ी वायलेंटली मूव करी थी। बट उसको भी आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं अगेन बाय लुकिंग एट द स्टार्टिंग प्राइस, द क्लोजिंग प्राइस एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 20 डेज स्टॉक कवर जो मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये ल्यूब्स की मार्केट का साइज आप बता सकते हैं इन मिली लीटर्स? ज़ुबैर साहब ने बताया ना, मैं आपको इसका सिंपल चीज, हमारा ओसीएससी में वॉल्यूम नंबर रिपोर्ट होता है। गेस्टिमेट इन्होंने फरमाया कि 20 प्लस है, तो उसको अगर आप डिवाइड कर लें तो दैट्स अ ब्रॉड बॉल पार्क। वी कैन नॉट से बिकॉज इट्स नॉट एज पब्लिकली रिपोर्टेड बाय ऑल प्लेयर्स एज फ्यूल्स इज। बट उसी का वॉल्यूम को अगर देख लें जो ओसीएससी में पब्लिश्ड होता है और जो जुबैर साहब ने मार्केट शेयर बताया था, यू कैन वर्क आउट द मार्केट साइज, बट इट्स जस्ट अ रफ मार्केट साइज। डोंट टेक आवर वर्ड फॉर इट। वन लास्ट पार्टिसिपेंट सरमद मसूद, आप प्लीज अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन बता दें इंट्रोड्यूस करके। Samad, can you hear us? सरमद मसूद, आर यू ज्वाइनिंग? टाइप करते हैं, टाइप्ड क्वेश्चंस तो नहीं है। I think that's it. Do we have any other questions? No other question. Thank you everyone for joining. Since we have no other questions. Thank you, बहुत thank you शुक्रिया। for joining. And we have refreshments outside. So thank you everyone. Thank you.